सोचिए आपके दिन का हर घंटा वॉशरूम के चक्कर लगाते हुए गुजरे, चाहे आप फैमिली के साथ हो या फिर आप मीटिंग में हो या फिर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं, घर में पार्टी है या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल आता है, वॉशरूम कहाँ है। तो ये डिस्टर्ब करने वाली बात है, क्योंकि इसमें डिस्कम्फर्ट तो होता है। ये डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि आपको अच्छा महसूस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और साथ ही साथ आपको ये महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपको जो करना है, आपका जो काम है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, परेशान हो और कहीं ना कहीं इरिटेट भी हो। तो होता क्या है, ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या देखी जाती है, बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं और बहुत सारे लोग इसको नॉर्मल मान करके इसके यूज्ड टू होते रहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि अब ये ठीक नहीं होने वाला है, मान लेते हैं खुद से कि ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ये सचमुच प्रॉब्लम है? हाँ, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कैसे है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी, जिसमें आज का जो वीडियो है वो पहला वीडियो है, केस स्टडी पहला। ठीक है, #1 मैं लिख दूंगी थंबनेल पे। ठीक है, तो जो पहला केस स्टडी है जो हमने शुरुआत की है इसकी सीरीज की, उसमें हम क्या सीखेंगे? उसमें हम ये सीखेंगे कि बार बार जो पेशाब होता है उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक चीज देखा होगा कि बहुत सारे लोग या तो जब मौसम बदलते हैं तब ऐसा फील करते हैं, या फिर आप हमेशा ऐसा फील करते हो और दिमाग में आता है कि ये तो डायबिटीज में होता है ना। लेकिन डायबिटीज आपको नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में है ये चीज। तो आपको लगता है कि ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन हम इसी को आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए केस स्टडी में हम लेते हैं, सबसे पहले रमेश की बात करते हैं। एक 32 साल का आदमी है, ठीक है, और उसको बार बार पेशाब हो रहा है। अब फीमेल्स ये नहीं बोलेंगी कि मैंने उनके बारे में नहीं बताया, मैं बताऊंगी भी, जस्ट आपको बताऊंगी, पहले आप ध्यान से सुनो। 32 साल के रमेश है और उनको बार बार पेशाब होने का अर्ज रहता है। अर्ज का मतलब है कि मन करता है, उनको इच्छा होती है और पेशाब जाते हैं बार बार वॉशरूम में। अब क्या है कि वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जब आप 12th पास कर जाते हो या फिर जब आप ग्रेजुएशन पास कर जाते हो तो कहीं ना कहीं तो जॉब करते हो ना, कहीं ना कहीं तो आप जाते हो ना, ट्रैवल करते हैं, बस में सफर करते हैं। और ऐसा सबके साथ होता है कि बस में आपको आउट ऑफ कंट्रोल वॉशरूम जाना पड़ता है, जाने की इच्छा होती है, लेकिन बार बार आप बस वाले को बोल नहीं सकते हैं, वो भी बोलेगा क्या यार बस से उतर जाओ। तो ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग तो है। तो क्या होता है कि जो 32 साल के जो रमेश हैं वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वो जाते हैं आते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, बॉस के साथ जब मीटिंग है, तो वहाँ पे आप बार बार बोल नहीं सकते हैं कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। और दिक्कत तब होती है जब रमेश को अर्ज भी आता है, वॉशरूम भी जाना है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि ये तो डायबिटीज में होता है ना, लेकिन उनको डायबिटीज नहीं है, उन्होंने चेकअप करवाया लेकिन डायबिटीज नहीं है। क्योंकि वो मेडिकल लाइन से नहीं है तो उनको समझ में आएगा ही नहीं, काम में इतने ज्यादा बिजी है कि वो फिर सोच ही नहीं पाते, लेकिन डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब हमेशा रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब वही मैं अगर बात करूँ, प्रिया नाम की है, वो 33 साल की है, ठीक है, वो एक टीचर है प्रोफेशन से। अब वो टीचर हैं और वो बच्चों को पढ़ाती हैं। आप खुद सोचो, हमने रमेश की बात की जो बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, अब हम प्रिया की बात कर रहे हैं जो एक टीचर है। और एक टीचर का काम होता है बच्चों को गाइड करना, बच्चों को पढ़ाना, उनके एक्टिविटीज़ में उनको सपोर्ट करना, हेल्प करना, और उनके ब्रेन के लिए जो चीज़ें अच्छी हो, जो एक्टिविटीज़ अच्छी हो, उनमें पार्टिसिपेट खुद भी करना और बच्चे को भी इंकरेज करना। जैसा कि हम सब जानते हैं टीचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी की भी लाइफ बना सकते हैं टीचर, और किसी की लाइफ को एक सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन प्रिया बार बार ये महसूस कर रही है कि वो क्लासरूम में जब पढ़ाती है तो कम से कम 30 मिनट के बाद ही उनको फील होता है कि उनको वॉशरूम जाना है, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस वजह से वो कोई भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रही है और बच्चों पे ध्यान भी नहीं दे पा रही है। अगर वो कहीं भी बच्चों के साथ है तो बार बार वो वॉशरूम जा रही है, तो इससे क्या होता है, इससे डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होते हैं। अब ना प्रिया समझ पा रही हैं और ना ही रमेश समझ पा रहे हैं कि आखिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, और दोनों के दिमाग में पहला एक चीज जो आया वो ये है कि डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन उनको डायबिटीज नहीं है, उन्होंने चेकअप करवाया, डायबिटीज नहीं है। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो बार बार पेशाब करने की जो प्रॉब्लम होती है वो आखिर किस में होती है। अब हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं प्रिया को और थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं रमेश को, ठीक है, दोनों अभी अपना अपना काम कर रहे हैं।
अब दोनों को अगर साइड में रख के सोचिए, जो हम मेडिकल लाइन से हैं, जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, ये बिल्कुल ठीक है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बार बार जब ब्लड शुगर जब ज़्यादा बढ़ता है तो उनको यूरिन में वो जो शुगर है ब्लड का जो शुगर है वो पास होता है, जिसकी वजह से उनको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पेशाब ज़्यादा होता है। और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंट, मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, ये किस किस तरीके से आप देख सकते हो कि एक आदमी या फिर एक औरत को अफेक्ट करता है। सबसे पहली बात कि अगर कोई पानी कम पी रहा है तो उसको ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होंगे? स्टोन के होंगे, ठीक है। लेकिन अब आप ये भी नोटिस करते होंगे कि हम सबके साथ ये एक चीज़ होता है कि जब हमें बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है तो हम पानी पीना कम कर देते हैं, ये सबके साथ होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग जैसे ठंड अभी शुरुआत है, अभी नवंबर का महीना है, ठंड अभी शुरू हो रही है, तो क्या होता है कि बार बार आपको पेशाब लगता है, बार बार आपको ठंड के मौसम में भी पेशाब लगता है, तो आप क्या करते हो? पानी भी कम पीते हो और सोचते हो कि ये ठंड की वजह से, मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, जब आपके पैर हाथ गर्म नहीं होंगे तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होगा। लेकिन इन रमेश और प्रिया को हमेशा महसूस होता है, ठीक है। तो जब हमेशा महसूस होता है तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या हो सकता है? सबसे पहला जो कंडीशन है वो हो सकता है, इनको प्रॉब्लम हो सकती है यूटीआई की। अब यूटीआई क्या है भैया? मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे रमेश हो या फिर प्रिया हो, क्योंकि रमेश मेल है और प्रिया फीमेल है, नाम से क्लियर है बिल्कुल। तो दोनों में यूटीआई की समस्या होगी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या होगी। अब दोनों को तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमको तो समझ में आएगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है? अब देखिए ध्यान से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, आपकी जो किडनी होती है, इस तरीके की आपकी किडनी होती है, ठीक है। ये जो किडनी है, ये आपका राजमा के शेप जैसा होता है, ठीक है। और ये किडनी आपके पीछे वाले भाग में होती है, मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अच्छे से डिटेल से समझाया है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब ये जो किडनी होती है वो पेशाब को छानने का काम करती है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से कप के आकार का इस टाइप का क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स न्यूरॉन में फ़र्क है। न्यूरॉन जो होते हैं वो आपकी ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है। नेफ्रॉन इस टाइप के कप के आकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और वो छोटा छोटा, लगभग 10 लाख से ज़्यादा, मिलियंस तक भी होते हैं आपकी एक किडनी में। और तब जा कर के आपकी एक किडनी बनती है। और इसी से अटैच आपका एक, आप देख सकते हो ना कि आपका, सॉरी वो पेन गिर गया, इसी से अटैच आपका एक पाइप होता है। ये पाइप आपको दिख रहा है, ये पाइप क्या करता है? जब पेशाब किडनी छान लेती है तो इस पाइप के माध्यम से आपके पेशाब की थैली में भेजती है। तो जो पेशाब की थैली है और उसमें जमा होता है, और समय समय से आपके पेशाब के रास्ते से वो जो पेशाब है वो फिर बाहर निकलता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़, रमेश भी अभी परेशानी में है और प्रिया भी है, हम उनको बिल्कुल नहीं भूले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ को सीखने की आवश्यकता है। किडनी को हम किडनी ही बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका किडनी है उसके साथ जो पाइप है उसको हम क्या बोलेंगे? यूरेटर बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, यूरेटर हम बोलेंगे। ये जो पेशाब की थैली है हम इसको ब्लैडर बोलेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो आपका पेशाब का रास्ता है उसको हम यूरेथ्रा बोलेंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स हो आप तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि एक स्फिंक्टर भी लिखा हुआ है, मतलब पेशाब की थैली जहाँ पे खत्म होती है ना, जहाँ पे सिकुड़ती है, यहाँ पे एक ढक्कन टाइप का होता है, जिसकी वजह से आपका पेशाब लीक नहीं होता है, वहां पे लीकेज नहीं होता है। लेकिन हमेशा रमेश को और प्रिया को ये डर रहता है कि उनका पेशाब कहीं लीक ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो कहीं ऐसे जगह पे जहां से वो उठ नहीं पाते हैं, जहाँ पे उनको बैठे रहना है या फिर जहाँ पे उनको इंगेज रहना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब उनको पेशाब का अर्ज आ रहा है, पेशाब करने की तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जा सकते हैं। इस वजह से दिमाग में सबके, रमेश और प्रिया की ही बात नहीं है, लगभग मोस्टली कॉमन लोगों के दिमाग में ये होता है कि कहीं पेशाब लीक ना हो जाए, ऐसा डर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो पेशाब का जो मैकेनिज्म है मैंने पहले भी समझाया है, उसको हम यूरिन बोलते हैं पेशाब को अंग्रेजी में, ठीक है। तो जो यूरिन का मैकेनिज्म है वो लगभग वो बाहर रास्ते से ऐसे ही आता है, ठीक है, ये क्लियर है। तो ऐसे जब आ रहा है तो रमेश और उसको दोनों को डर है कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, समझ नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब में, जैसा कि मैंने बोला, रमेश और प्रिया को क्या हो सकता है? यूटीआई हो सकता है। यूटीआई में क्या है? पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन होता है तो आप समझो, पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन होगा किसी के, यहाँ पे देखिए
तो ये जो इन्फेक्शन है ये सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होने के चांसेस है, मेल को भी है, मतलब रमेश को भी होने के चांसेस है, लेकिन प्रिया को भी होने के चांसेस है। प्रिया को ज़्यादा होने के चांसेस है, रिस्क प्रिया में ज़्यादा है क्योंकि उसका जो पेशाब का रास्ता है उसकी लंबाई छोटी है। रमेश का जो पेशाब का रास्ता है उसकी लंबाई बड़ी है क्योंकि एक मेल में रमेश के पास पेनिस है और प्रिया के पास नॉर्मली जो आप देखते हो वजाइना वगैरह है, वो यूट्रस वगैरह है, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क किसको है, प्रिया को है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि रमेश को भी हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जब बड़ा हो जाता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है तो आपका जो पेशाब है, जो पेशाब की थैली है, ये फीमेल में नहीं पाया जाता है। मतलब प्रिया के पास प्रोस्टेट में बड़ा साइज होने की दिक्कत नहीं होगी, ये रमेश के पास ये वाली दिक्कत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसके पास प्रोस्टेट है, क्योंकि वो मेल है और एक मेल के पास प्रोस्टेट होता है। और प्रोस्टेट कहाँ पर स्थित होता है, एक पुरुष में, एक मेल में जो पेशाब की थैली होती है उसके जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये एक ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और इस ग्लैंड में आपका सीमेन जो स्पर्म बनता है उसमें जो जैसे स्पर्म हो गया, कुछ लिक्विड पार्ट हो गया, वो सब मिल करके सीमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। तो ये जो सीमेन है उसमें स्पर्म भी मौजूद होते हैं और कुछ लिक्विड पार्ट भी मौजूद होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ये जो सीमेन है उसमें जो लिक्विड पार्ट है ये प्रोस्टेट ग्लैंड बनाने में जो है वो मदद करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है। अब ये किस में होगा, ये रमेश में होगा, ठीक है। तो रमेश में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। और दोनों में कुछ ऐसा है क्या, दोनों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो बिल्कुल कॉमन हो, बिल्कुल। रमेश और प्रिया में एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो दोनों में कॉमन है। मतलब पेशाब की थैली दोनों के पास है, तो उनका जो पेशाब की थैली है वो क्या हो सकती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। मतलब क्या है कि दोनों में पेशाब की थैली जो है सिंड्रोम वो ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। अब आप खुद सोचो कि एक्टिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर एक्टिव होना अच्छी बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अब पेशाब की थैली का काम क्या है, पेशाब को स्टोर करना और समय समय पर बाहर निकालना। लेकिन जब ये ओवर एक्टिव हो जाएगी, जब ये ज़्यादा काम करेगी, तो पेशाब यहाँ पे आएगा नहीं कि ये बाहर निकालने के लिए सोचेगी। तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि यहाँ के जो मसल्स हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। पेशाब की थैली में मसल्स जो होते हैं, रमेश में मसल्स हो गए पेशाब की थैली के या फिर प्रिया के, दोनों की थैली जो है वो, और जो मसल्स है वो लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो पेशाब है वो पेशाब की थैली कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या दिक्कत होता है, इसकी वजह से उनको बार बार पेशाब आता है, ठीक है। चौथा कारण ये हो सकता है कि दोनों के पेशाब की थैली में स्टोन हो सकता है या फिर ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर कैंसर का एक छोटा सा रूप होता है, कैंसर नहीं होता है, लेकिन शुरुआत हम मान सकते हैं कि ट्यूमर कैंसरस हो सकता है। अब दोनों के पास पेशाब की थैली है, तो दोनों की पेशाब की थैली में क्या हो सकता है, कहीं पे स्टोन हो सकता है। मतलब यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए, या फिर आप देख सकते हो कि पेशाब के रास्ते में यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं पे भी अगर स्टोन या फिर ट्यूमर हुआ है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होंगे। और फीमेल यानी कि प्रिया में हमें ये देखने को मिल सकता है कि जब उसका मेनोपॉज हो, यानी कि वो 33 साल की है, ठीक है, मतलब 33 साल की है, तो अगर जैसे जैसे उसका एज होगा वैसे वैसे उसके जो मसल्स है वो लूज होना शुरू होंगे और उसके हार्मोन जो है वो बदलना शुरू होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हार्मोन्स के अफेक्ट की वजह से, हॉर्मोन्स के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। तो प्रिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रिया को होंगे, तब जा करके उनको पेशाब में दिक्कत हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, या फिर आप कह सकते हो कि उनको यूटीआई के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन रमेश को भी प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर साइज उसकी बड़ी हो गई, या फिर आप कह सकते हो कि उसमें स्टोन हो गया, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होंगे। डायबिटीज़ अगर किसी को नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पेशाब बार बार करने की इच्छा हो सकती है। तो हमने जो डिस्कस किया था कि इसके लिए हम क्या करें, हमने यही डिस्कस किया था। तो अब ध्यान से देखो कि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहली बात आपको डायबिटीज़ चेकअप करवाना होगा, क्योंकि वो पहले चेक करेंगे डायबिटीज़ है या फिर नहीं है, ठीक है। पहले वो क्या चेक करेंगे, पहले वो चेक करेंगे डायबिटीज़ है कि या फिर नहीं है। और हाँ, दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर किसी को है तो भी ऐसी समस्या हो सकती है। मतलब बॉडी में आपको ना यूटीआई है, ना आपको स्टोन है, ना आपको पेशाब की थैली में कुछ प्रॉब्लम है, तो कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि क्या हो गया ऐसा, तो हो सकता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है।
इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका बॉडी है, वो आपके ब्रेन में मौजूद जो नस होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन वाली लेयर होती है, उसको खराब करने लगता है। सिंपल सी बात आप यही समझिए। तो ब्रेन में अगर प्रॉब्लम होगा तो ब्रेन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो आपके पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी वजह से मैंने बोला है कि आपको जानना ज़रूरी है। बहुत से लोग ये बोलते हैं और आपको लगता भी होगा कि शायद मैं डरा रही हूँ। मैं बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर मेडिकल लाइन से हो, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो एक होप लेकर के आया है आपके पास, और आपको क्या करना है, आपको उसका मदद करना है, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है और आपको इसीलिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि ये सारे कारण हो सकते हैं। पेशेंट पास में आए तो पेशेंट को क्या बोलना है, क्या आपने ये सब चीज़ों को फेस किया है। उसका सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप किसी का भी, पहले हम चेंज कर लेते हैं पेन, क्या करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लोगे, मतलब आप पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखोगे, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो। ब्लड टेस्ट आप क्यों करोगे, ताकि आपको शुगर लेवल जांचना है। तीसरा आप क्या कर सकते हो, तीसरा आप कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो, या फिर आप पूरे बॉडी का एमआरआई या फिर एक्सरे करवा सकते हो, या फिर सीटी स्कैन करवा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको देखना है कि किडनी में क्या प्रॉब्लम है। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का भी आप स्पेशली करवा सकते हैं, KUB का एक्सरे आप करवा सकते हो, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ताकि आपको देखने में मिले, ताकि आपको देखने में आसानी हो कि किडनी में कहीं समस्या तो नहीं है, कहीं आपके पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं आपके पेशाब की थैली में तो कोई नहीं दिक्कत है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप UTI का चेकअप कैसे करोगे, आप यूरिन की एनालिसिस कर सकते हो, मतलब आप पेशाब अगर जांच करोगे तो यूरिन एनालिसिस हम उसको कहते हैं, तो आप इतना काम तो करोगे। अगर ये सब नहीं हो पाया है, इन सब में पेशेंट ठीक है, तो फिर आप ब्रेन का आप सीटी स्कैन या MRI डिटेल उसका एग्जामिनेशन करने के लिए करवा सकते हो। तो कहीं ना कहीं बीमारी आपको या फिर क्या प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर होने लगेगा। अब पेशेंट को क्या बोलना है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वाली दवा चलेगी, अगर पेशेंट को UTI है तो उसकी दवा चलेगी, उसके एंटीबायोटिक्स चलेंगे। साथ ही साथ उनको वेजाइना को वॉश करने के लिए बहुत सारे अभी जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लिक्विड्स आते हैं, आप उनको वो दे सकते हो कि कुछ दिनों तक आप ये यूज़ कीजिए। उनको ये बताना है कि वेजाइनल पार्ट में साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, और मेल को भी ये बताना है कि उनको किस तरीके से हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। अगर स्टोन है पेशेंट को या फिर ट्यूमर है, तो सबसे पहले उनको ऑपरेशन से निकलवाना होगा। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। डायबिटीज़ को मैंने बता दिया कि आपको फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है कि आगे जाकर के ये सभी चीज़ें ना हो। मैंने क्या बोला था, बार बार अगर पेशाब हो रहा है तो साइंटिफिक तरीके से आप इस तरीके से डील कर सकते हो, लेकिन फ्रिक्वेंटली ना हो। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट आपके पास आया है और फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिले थोड़े टाइम के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट की बॉडी को ठीक करना आपका फर्ज है। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसको बताना है कि उनको क्या करना है, उनको कीगल एक्सरसाइज करना है। और इसमें क्या होता है, ये जो एक्सरसाइज है वो स्पेशली आपके लोअर पार्ट के लिए होता है, ताकि आपके नीचे की जो मांसपेशियां है, पेशाब की थैली के आसपास की मांसपेशियां या फिर आपकी कमर के आसपास की मांसपेशियां, वो क्या करे, वो अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाए, वो लूज ना हो, क्योंकि एज होने की वजह से भी कभी कभी ऐसा दिक्कत होता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एज पेशेंट का बढ़ रहा है तो उनको सजेस्ट क्या करना है, कीगल एक्सरसाइज। और इसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लगेगी। लोग बोलते हैं फिजियोथेरेपी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मसाज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं आपको ये आइडिया भी नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर बीमार हो और आपको वापस से वो चीज़ें ना हो, तो आपकी बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करते हैं वो, तो वो आपको आपको जाना है उनके पास। वो आपको फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ कीगल एक्सरसाइज भी सिखाएंगे। और उससे क्या होगा बताओ, उससे क्या होगा, उससे आपकी जो मांसपेशियां है, आपके कमर के आसपास की, आपके पेशाब की थैली के आसपास की, आपके थाइस के आसपास की, वो सभी क्या होंगी, वो सभी स्ट्रांग होंगी। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्टैंडिंग अप करके, मतलब आप सीधा खड़ा होकर के, फिर आपको यूं घुटने पे जाना है, फिर आपको इस तरीके से
पीछे की तरफ थोड़ा सा होल्ड करना है पोजीशन को, फिर आपको इस तरीके से पेट के बल लेटना है। तो ये सब जो टेक्निक है उस टाइम आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही सिखा सकता है। तो इसीलिए उनका काम, उनका जो भी जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम मेडिकल लाइन में उनके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये समझ में आया होगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पिक्चर में क्या कर रही है, मेडिटेट कर रही है। और इसी तरीके से आप खुद को भी ट्रेन कर सकते हो और ब्रेन को शार्प कर सकते हो। आप ये बिलीव नहीं करोगे कि अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपके ब्रेन की जो अटेंशन कैपेसिटी है वो फिर बढ़ जाती है। ठीक है, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आप स्पीड में काम करने लगते हो, आप स्पीड में बहुत परफेक्शन के साथ काम करने लगते हो। तो क्यों ना आप मेडिटेट करो। तो ये सब चीज़ें एज होने के साथ साथ आपको तो करना ही चाहिए, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत उनको हेल्प करेगा पढ़ाई में। तो हम आते हैं वापस से रमेश पे और प्रिया पे, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और डायबिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब वो गए तो उनको कोई भी समस्या नहीं थी, क्योंकि उनका एज ज़्यादा था जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो वो जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास और वहाँ पे जाकर के वो फिर कीगल एक्सरसाइज और मेडिटेशन टेक्निक्स को अपनाते हैं, जिसकी वजह से 2 महीने में उनको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और आप समझोगे अभी कि फिजियोथेरेपिस्ट का यही इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। और वहाँ पे अगर आपका ब्लैडर काम नहीं भी कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से, इलेक्ट्रिसिटी से, वहाँ पे मशीनें बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे आपके ऑर्गन को ठीक रखने की क्षमता रखते हैं वो। तो क्यों आप उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ समझने का बस फेर है। इसी तरीके से रमेश और प्रिया ने भी बिल्कुल सही डिसीजन लिया और अपने हेल्थ में उनको सुधार देखने को मिला। और फिर वो अब बिल्कुल हैप्पी है, वो समझ गए कि जीने का जो लाइफस्टाइल है वो कैसे कैसे ठीक किया जाए, जीने के तरीके को बदलना होगा एज के साथ साथ, या कह सकते हो आप हर साल आपको जीने का सलीका सीखना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा जो केस स्टडी है वो समझ में आया होगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन केस स्टडी के साथ, नए केस स्टडी के साथ। और आप तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, और वहाँ पे आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो। और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल भी है और वहाँ पे आप जुड़ सकते हो अपडेट्स के लिए, ताकि आपको क्लासेस के सारे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।